कामरान साहब, आप शुरू करें। अपने इलाके की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताएं कोरोना इश्यू पे। सर आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। मुझे कामरान साहेब, आप अपने शाहदेव साहब, आप मौजूदा सूरत हाल के इशू में तनाजर में अवामी रद्द अमल बताएं। जो मुझे कहाँ कोरोना है अपने आपकी कट रही है तो मुझे लॉकडाउन है, आवाज उस पर समझ। क्या सोल्यूशन है? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया कि सर आपने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पे लिया, और शुक्रिया कि आपने मुझे अपने तासुरात और अपने इलाके के मसाइल को उजागर करने का मौका दिया। जी जी। सर पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से शदीद के पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को लाहक हो चुके हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, और इसके अलावा अभी तक और बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में इस टाइम वेंटिलेटर पर पड़े हैं। अगर इस पूरी दुनिया का मुवाजना पाकिस्तान के साथ किया जाए तो पाकिस्तान में इनके मरीजों की तादाद और वो खतरात जो कि पूरी दुनिया में ज्यादा है कोरोना वायरस के, और पाकिस्तान में उनकी जो परसेंटेज है वो कम। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इस कोरोना वायरस से आज़ाद है और इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की लहर शदीद हो जाती है तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जो मतलब जिसमें अमल करके हम लोग कोरोना से भी लड़ सकें, हम अपनी मईशियत को भी बचा सकें, हम कर्जे भी अदा कर सकें, और इसके अलावा अपने जो बेरोजगार अफराद हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से उनको नौकरियां भी दे सकें। क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है, ना पाकिस्तान के पास निज़ाम है, ना पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद है जिसकी वजह से कोरोना से लड़ा जा सके। सबसे पहले अगर मैं अपने इलाके के बारे में एक्सक्यूज मी सर, आई इंटरप्टेड यू, पर वैक्सीन तो कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में ही नहीं है, केवल पाकिस्तान में तो नहीं है ना? सर मैं पाकिस्तान के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उसका कंपैरिजन अपने पाकिस्तान का पूरी दुनिया के साथ करूंगा। डॉक्टर मायरा, अगर मुझे आप थोड़ी वजाहत करने का मौका दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने वक्त को बोलिएगा, शुक्रिया। और सर मैं अगर देखता हूँ पाकिस्तान में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में लॉकडाउन की आवाम की जिंदगी पे क्या असरात हुए हैं। दूसरा जो मैं अपने लिए जो पॉइंट नोट किया था वो ये कि लॉकडाउन में नरमी से फायदे क्या हो चुके हैं और नुकसान क्या हुए हैं। तीसरा, कोरोना वायरस की वजह से मैशियत पर पाकिस्तान की क्या असरात मुरतब हुए हैं, और एटम बम से ज्यादा वेंटिलेटर की पाकिस्तान में अहमियत क्यों है। और अगला क्वेश्चन ये है कि कोरोना की मद में जो कर्जा लिया गया उसको कैसे वापस किया जाएगा। और छठवां क्वेश्चन ये था कि बिलों के जो इन लोगों ने एक साथ की हैं वो 3 महीने बाद जो आवाम पर बोझ बन रहा है उसको किस तरीके से ये लोग हैंडल करते हैं। ये मेरे कुछ सवालात थे, ये जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किए जिसमें मैं आज डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मेरा लॉकडाउन की आवाम की जिंदगी में सर लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन में आवाम की जिंदगी पर असरात देखें तो पाकिस्तान की 50 से 60% आबादी ऐसी है जो मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, जो मतलब दिन के हिसाब से पैसे कमाते हैं और खाते हैं, खिलाते हैं, अपने बच्चों को भी खुद भी खाते हैं। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन हम लोग पाकिस्तान के इन मुतवस्सित तबका का बाहर के मुल्कों के साथ करें तो उन लोगों ने अपने जो कर्जा मतलब जो इसके लिए बजट मुख्तस किया है कोरोना वायरस के लिए, अमेरिका का अगर मैं देखूं तो 200 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अरबों और खरबों बनते हैं, और पाकिस्तान ने उसकी जगह जो सा मतलब इसके लिए बजट मुख्तस किया है वो कुछ अरब डॉलर था। मैं कोई मतलब मेरे पास इस टाइम फिगर नहीं मौजूद, लेकिन कुछ अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर से कम था। और इसको अगर पाकिस्तान और को दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे। अब दूसरी बात मैं अगर ये लेके देखूं कि पाकिस्तान में जो गरीब और मुतवस्सित तबका था उसको क्या असरात उसकी जिंदगी में कोरोना के हुए, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि इस टाइम मैं कल परसों एक नदीम मलिक साहब का शो देख रहा था समा न्यूज़ पे। उनके शो में खातून आई थी, वो खातून के शौहर ने खुदकुशी कर दी। खुदकुशी किस वजह से की गई कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी जौन सी मुलाजमत थी या जो जॉब थी जो उनके शौहर कर रहे थे वो उनके पास नहीं थी।
और 5 दिन से उनके घर में फाका था। और 6वें दिन जब रोजा अफ्तार करने का वक्त आया तो उसके बच्चों ने पानी के साथ रोजा अफ्तार किया, और पानी के साथ रोजा अफ्तारी हुए उनके दिल बहल गया उनके शोहर का, और उन्होंने खुदकुशी की। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम किस तरह की कंडीशन हुई है, और पाकिस्तान को इस कोरोना के साथ साथ इस चीज से भी लड़ना है कि जो बेरोजगारी हो रही है, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो नुकसानात मईशत पर हो रहे हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। दूसरी चीज, लॉकडाउन में नरमी के क्या फायदे और नुकसान हुए। जगह पे पाकिस्तान ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नरमी का ऐलान कर दिया। कल से परसों से इंटर जोन सी ट्रांसपोर्ट होगी, वो भी सिटी की खोल दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा इसके हमें फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि इस टाइम क्योंकि ईद करीब आ चुकी है, और ईद करीब होने की वजह से कारोबारी हजरात जो कि पता नहीं कितनी 2 महीने से लॉकडाउन में मौजूद थे, जिनके खाने पीने के जो रोजी रोटी का जो एक चांस था जो उनके पास मौजूद था, जो चीज़ें वो कर रहे थे वो नहीं कर सक रहे थे। अब उन्होंने क्योंकि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक उन लोगों ने दुकानें खोल ली, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही। लेकिन क्या ये जो रोजी रोटी है कोरोना के खतरात बढ़ा रही है या कम कर रही है? इस कारोबार को खोलने के कुछ SOPs जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन किए गए थे, वो पाकिस्तान के किसी भी शहर पर अमल दरामद उसका नहीं हो सका, जिसकी वजह से कल लाहौर के अंदर दोबारा लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि कोरोना के खतरात जिसकी वजह से जो मतलब पहले हम लोग कमी देख रहे थे वो अब ज़्यादा और उसमें इजाफा देखने को आ रहा था। क्योंकि SOPs जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन किए गए थे वो ज़िला इंतज़ामिया के तरफ से उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, ना उन्होंने अपनी किसी सिटी पर, किसी तहसील पर, किसी ज़िले पर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अगर वो इम्प्लीमेंट करते तो इससे खतरात भी कम होते और लोगों की रोजी रोटी भी चलती। मैं एक अगर अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन दूँ इस चीज़ का कि अगर कोई शॉप खुली हुई है ना, दुकान के साथ दुकान लगी हुई होती है बाजारों के अंदर, आप ऐसा कोई SOP बनाते कि 2 दुकानें एक दिन बंद होती, 2 दुकानें खुलती, मतलब एक दुकान के साथ एक दुकान बंद हो जाती। इससे क्या होता है, लोगों का फासला बरकरार रहता, लोगों में फासला बरकरार रहने से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा कम होता। इसके बाद तीसरा मेरा जो सा पॉइंट होगा जिस पे मैं बोलूँगा वो होगा कोरोना वायरस के मईशत पर असर। कोरोना वायरस जैसे ही आया पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई। पाकिस्तान 100 USD डॉलर जो डॉलर है वो 160 रुपए से 162 रुपए में ट्रेड कर रहा था जब ये कोरोना वायरस आया। इस टाइम शायद वो थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन अभी भी उसमें जो सी मतलब इसकी जो सी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है अगर हम उसको कंपेयर करें तो डॉलर के साथ। मईशत हमारी नहीं तबाह हुई, मईशत पूरी दुनिया की तबाह हुई। जैसे मैं डॉक्टर मारिया कह रही थी कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं है जिस पर ये इफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस, इसके अलावा उसने बहुत इफेक्ट किया, ठीक है। और मईशत में अब रिसेंटली पेट्रोल की मार्केट क्रैश कर गई, तेल की मार्केट क्रैश कर गई अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से -$32 का 1 बैरल पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो सकता था अगर पाकिस्तान पे करते, लेकिन पाकिस्तान को कुछ और भी चैलेंजेस का सामना है जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत कम की गई, लेकिन इतनी नहीं की गई जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन इसके मईशत के असरात अगर दुनिया पे अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर इसके असरात कितने सोचें, पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे कितने असरात होते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान इस मईशत को कैसे कंट्रोल कर सकता है वो चीज़। अब जैसा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर पेट्रोल की मार्केट, तेल की मार्केट क्रैश कर गई, पाकिस्तान को चाहिए था कि पेट्रोल ले और पेट्रोल इतना ले कि वो अपने 10 साल से 15 साल का अपना जो सा आगे उसका मतलब जखीरा कर सकता था वो कर ले, जिसकी वजह से आगे अपने मुल्क में जो इंतजाम पेट्रोल के तहत होते वो चला लेता, जिसकी वजह से क्या होता पाकिस्तान में महंगाई कम होती। पाकिस्तान की अक्सर महंगाई डिपेंड करती है पेट्रोल की कीमत पे, पेट्रोल की कीमत से ट्रांसपोर्ट की कीमत पे इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो अशियाए खुर्दनोश हैं और इसके अलावा भी जो चीज़ें किसी दूसरी जगह से तिजारत करके किसी दूसरे शहर लाई जाती हैं तो ये चीज़ें वगैरह महंगी होती हैं। अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी क्योंकि वो लोग ज़्यादा रेट लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से अशियाए खुर्दनोश जो खाने पीने की चीज़ें हैं या इसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनकी कीमतों में इजाफा होता है। अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो इसके साथ ही चीजें हैं जो घरेलू चीजें हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी कीमतें कम होती हैं। आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा कट रही है, बहुत ज्यादा।
आपकी जी आवाज जैसे बहुत ज्यादा आपके कट रही है। आप इंटरनेट का मसला है। लम्हा। जी शाहजहां अच्छा, साहब आप जारी मुनव्वर साहब आप जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है, आप जारी रखें। ठीक है सर। उसके बाद अगला कि कोरोना की मद में करसा रिसेंटली WHO की तरफ से भी पाकिस्तान को $3,000 एक कोरोना मरीज के मरने पर दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया कोरोना की मद में, जो पता नहीं कितने हजार कितने लाखों डॉलर होगा। वो मैं उसके बारे में मुझे सही फिगर नहीं मौजूद, लेकिन ये है कि ये अगर कर्जा दिया गया है तो इस कर्जे को वापस कैसे करें। ये कर्ज एक और बोझ साबित होगा। इसको वापस करने के लिए आवाम पर और बोझ डाला जाएगा और टैक्स डाले जाएंगे। ये ले तो लिया जाता है, लेकिन इसको वापस करने के लिए ये खुद अपनी जेब से वापस नहीं करती हुकूमत, ये हम लोगों से लेती है। हम लोगों को इस अपनी जेब से देना पड़ता है, तो ये कोरोना वायरस के जो सा कर्जा लिया जाएगा ये वापस किया जाएगा, और ये पाकिस्तान की मैशियत के साथ साथ हमारे ऊपर भी बोझ होगा। इसके अलावा बिलों के एक साथ का मामला, रिसेंटली हमारे जो से वजीर खजाना साहब हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की कि जो लोग बेरोजगारी की वजह से बिल अदा नहीं करते उनको किस्तों पे कर दिया गया बिल। हमें लगा कि किस्तों पे बिल शायद हमारे लिए अच्छा साबित हो, बेहतर साबित हो, लेकिन एक साथ पे क्या बिल था, अगर किसी बंदे का 1,000 रुपया बिल आ रहा है तो 300 रुपया पे करे और अपना 650 रुपया आगे जो मतलब उस पर बोझ डाल दिया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल कोरोना खत्म हो जाता है, एक साथ को देना पड़ जाता है। अब एक अगर कोरोना वायरस 3 या 4 महीने तक रहेगा तो 4 महीने का 600 रुपया अगर फी घर भी लगा लें, तो फी घर का 1 महीने का भी लगा लें तो 2400 रुपया उस बंदे पे बिल पे करना होगा, जो इसके लिए बोझ बन सकता है। इनको चाहिए था कि बिल की जगह अगर ये बिल माफ कर देते, इसके अलावा किराए जिस तरह कह रहे थे किरायों को माफ करवा देते, इस तरह टैक्स को कम कर देते, जिससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचना था आवाम को। और इसके अलावा अगर देखा जाए इंडस्ट्री ने, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्रियां खत्म हो गई, बंद हो गई, नुकसान पे चली गई, उन लोगों ने अपने मुलाजमों को निकालना शुरू कर दिया। मुलाजमों को निकालने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शुरा बढ़ गई, जो कि पहले भी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो की इंडस्ट्री थी, जो फैक्ट्रियां थी, वो भी क्रैश कर रही हैं, वो भी नुकसान में जा रही हैं। अगर इनको जो सा हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ ऐसा मिल जाता कि आप अपने मुलाजिम ना निकालें, हम आपको इतना रिलीफ दे सकते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता मुलाजमों की भी लाइफ में और उस मालिकों की भी लाइफ में जिनकी लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां नुकसान में जाती। और इसके अलावा अब रिसेंटली मैं एक कल न्यूज सुन रहा था कि ताजिर गरासी ने इल्तमास की है, दरख्वास्त की है कि आप लोग 24 घंटे के लिए हमें ईद तक 24 घंटे के लिए हमारी शॉप को खुला रहने का वक्त दें, ताकि हम लोग खरीदारी करवा सकें और अपने मुलाजमों को सैलरीज वगैरह दे सकें। लेकिन ये 24 घंटे अगर सारी शॉप्स एक साथ खुली रहेंगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को, जिलाई इंतजामिया को, इसके अलावा लोकल जोन सी भी गवर्नमेंट है, सबको SOPs पर अमल दरामद कराना उनके लिए जरूरी हो गया है। अगर SOPs पे अमल नहीं होगा तो ये कोरोना नहीं रुकेगा, और कोरोना नहीं रुकेगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। शुक्रिया, मेरी आज की गुफ्तगू सिर्फ इतनी थी। आगे मैं आप लोगों की बात को सुनूंगा कि आप लोगों का क्या इजहार है, और आगे बड़े जो भी बड़े मेहरबानी से आजम मजारी साहब, आपने बहुत अच्छा अपना व्यू पेश किया। दावत देंगे कामरान महमूद साहब को कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें कि अवाम के क्या मामला हैं, कहाँ से अवाम को रिलीफ मिल सकता है। जी कामरान साहब। कामरान साहब आप सुन सकते हैं? सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, कुछ समझ आई आपने क्या बोला, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। डॉक्टर साहबा, आप अपने हॉस्पिटल की सूरत हाल से आवाम को मुतला करें कि हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है। सॉरी, एक दफा आवाज बहुत कट रही है ना, एक दफा दोबारा बोले। मैंने कहा अस्पतालों में अवाम की क्या सूरत हाल है, कोरोना इशू पे क्या किस तरह की हुकूमत इलाज की सहूलतें दे रही है, उस बारे में अपडेट करें। हॉस्पिटल में कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं दिन ब दिन। अभी तो थोड़े कमी है, लॉकडाउन की वजह से थोड़े से केसेस कम आ रहे हैं। तो अभी जैसे ही लॉकडाउन खोला है तो
उस शरह से केसेस नहीं आ रहे जितने पहले आते थे, पर कम है। लोगों को थोड़ी अवेयरनेस है भी है, थोड़ी नहीं भी है। तो किस तरह का इलाज अवाम के लिए दस्तयाब है हॉस्पिटल में? मेरे ख्याल डॉक्टर साहब का लिंक डाउन हो गया। कामरान साहब, आपको आवाज आ रही हमारी? कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी डॉक्टर, जी डॉक्टर मारिया बोलें आप। हेलो, आवाज आ जी रही है जी मेरी? आ रही है, बोलें आप। आपकी आवाज सर बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहिबा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें ना, आप जो आपको लगे आप आगे। आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। आपने कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है? कामरान साहब का माइक म्यूट हुआ है। मेरी तरफ तो ठीक है। हेलो कामरान बना हुआ है जी, कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है? काइंडली हैंड फ्री निकाल दीजिएगा आप। उनको आवाज ही नहीं आ रही है। हैंड फ्री का इशू है, उनको आवाज आ रही है उन्हें। कामरान साहेब, क्या से अच्छा लगता है कामरान साहब का भी लिंक डाउन हो गया और मैडम की भी ना आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अवाम तो घरों में नहीं कैद है, लेकिन पुलिस का रवैया कैसा है आपके इलाके में? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा पुलिस का रवैया कैसा है लोगों के साथ इस इशू पे? किस बारे में? इसी लॉकडाउन के हवाले से। सर, अगर देखें तो मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं इस टाइम ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, जिनकी रोजी रोटी चल रही है इस लॉकडाउन के खत्म होने की वजह से, वो लोग कहते हैं ये बेहतर तरीका है। वो लोग कहते हैं कि जो बीमारी से मरने से, भूख से मरने से बेहतर है कि हम बीमारी से मर जाएं, क्योंकि लोगों के घर फाका कशी होना शुरू हो गई थी। 2 महीने से लॉकडाउन का नुकसान लोगों के घरों पर हो रहा था। लोग अपना पेट जो भर रहे थे वो भी रह चुके थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर बैठे भी सैलरीज मिल रही हैं, कोई अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, वो चाहते थे कि ये लॉकडाउन रहे, क्योंकि इस लॉकडाउन से उनके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो बीमारियां थी, ये जो कोरोना वायरस था, ये कम हो रहा था, जिसका लोगों की जिंदगी और क्योंकि हर बंदा एक दूसरे के साथ लिंक है,
एक दूसरे के साथ ताल्लुक में है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मतलब अगर एक शख्स अमीर को कोरोना वायरस हो जाता है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बाकी अमीर या बाकी गुरबा बिल्कुल ठीक रह जाएंगे, क्योंकि ये चेन की तरह चलता है। अगर एक शख्स इफेक्ट हुआ तो वो आगे अपने से ज्यादा 10 लोगों को इफेक्ट करेगा। और ये लोग, लेकिन इनके जो उनसे मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं कि गरीब लोग होते हैं वो चाह रहे हैं कि भाई हम लोग अपना काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं, ताकि हम लोग अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खाना खिला सकें, उनके लिए उनका पेट भर सकें, क्योंकि ये उनकी एक बुनियादी जरूरत है। तो हुकूमत को इस तरह का इंतजाम भी करना चाहिए कि एक तो कोरोना वायरस कम से कम फैले। हम नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक इजाद हो चुकी है या कोई वैक्सीन जिससे इलाज किया जा सकता है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप पूरे के पूरे शहर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, इंडिया जैसे, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर, या बांग्लादेश जो मतलब ऐसे हैं जो अभी मतलब प्रोग्रेसिव कंट्री है, जो मतलब प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेसिव कंट्रीज नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, लेकिन अभी मुतवस्सित तबके से जिन लोगों का ताल्लुक है, वो लोग चाह रहे हैं कि उनकी हुकूमतों को चाहिए कि ऐसे एसओपीज बनाएं, ऐसी कवायद और ज़वाबित बनाएं कि लोगों का रोजगार भी चले। इसके अलावा जी, लोगों का रोजगार भी चले, लोगों के रोजगार के अलावा लोग कोरोना वायरस को भी कंट्रोल किया जा सके। बहुत अच्छा इकदाम था स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब यही है कि ये ऐसे तरीके से लॉकडाउन किया जाए कि कंट्रोल कर सके हम और लोगों की रोजी रोटी भी चले। लेकिन इसके लिए एसओपीज पर अमल दरामद कराना और उन पर खुद अमल दरामद करना बहुत जरूरी है। दुकानदारों को, कारोबारी हजरात को और कस्टमर्स को जो वहां लेने खरीदारी करने जा रहे हैं, उनसे आगे मैं खुद इल्तमास करता हूं और हुकूमत को दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो इन कानून पर और इस एसओपीज पर अमल करें। ये हुकूमत के लिए फायदे में नहीं है, ये उन लोगों के लिए फायदे में है जो खुद अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, जो खरीदारी करना चाहते हैं। और ये सब उस टाइम ही मुमकिन हो सकेगा जब ये लोग एसओपीज पर अमल दरामद करेंगे। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? अब डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? शाहदेव साहब, आपकी नेट स्पीड ठीक है, बाकियों की नेट स्पीड बिल्कुल ही पुअर क्वालिटी की है। कामरान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अब मुझे आ रही है आवाज। चलिए, आप अपने इलाके में पब्लिक लोगों का जो रुझान है उस हिसाब से बताएं कि लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं पुलिस के साथ और किस तरह वो लड़ रहे हैं कोरोना के साथ। जी कामरान साहब, हमारे जैसे कि बाकी सूरत हाल है कि सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सर आप क्वेश्चन को चैट में लिखते हैं, वो आगे से अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। नहीं ना, उधर भी रिप्लाई नहीं कर रहे, हालांकि मैं लिख तो रहा हूँ। कामरान साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये आप बताएं कि आपके इलाके में कोरोना से किस तरह के लोग अफेक्ट हैं और ये लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं। जी, हमारे इलाके में भी दूसरे इलाकों की तरह, जैसे कि इस कोरोना ने वैसे तो पूरी दुनिया को हिला दिया, तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर ममालिक हों, जो भी हों, लेकिन अफसोस है कि जो माशरे के हमारे लोगों के रवैये हैं उसको ये नहीं हिला पाया। और अभी तक भी जो हथियार बनाई, जो एसओपीज बनाए, उस पर अमल दरामद किया है वो लोगों ने, वो ज़ीरो के बराबर है। यानी कि अगर हुकूमत ने अपने इन सारे एसओपीज में ये चीज़ें बताई हैं कि जो लॉकडाउन है उसमें जो है आपकी दुकान की टाइमिंग ये है, तो उसमें क्या है, अगर लोगों के पास एक शॉर्टकट मिल गया, जब तक ये कौम जो है वो कह लें कि इनके सर पे बंदूक रखी जाए तो ये कौम फिर जो है वो इंसान बनती है। अभी देखा जाए कि लॉकडाउन की जैसे ही सूरत हाल थोड़ी उसमें नरमी लाई गई है,
तो साथ ही जो है वो कोरोना के मरीजों की तादाद जो है वो उसमें बेपनाह इजाफा होना शुरू हो गया है। लेकिन हुकूमत इस वक्त दो तरफा तौर पे जो है वो मिडल में फंस चुकी है, क्योंकि अगर तो वो लॉकडाउन में नरमी नहीं करती तो एक तो रमजानुल मुबारक है और दूसरा ईद की आमद है, तो उससे बड़े मसले दरपेश हो रहे हैं। जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, जो काम की सूरत हाल की वजह से या किसी और वजह से फंसे हुए थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। और इसके अलावा अगर वो लॉकडाउन में नरमी करते तो उससे जो है मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। तो इसके बारे में जो लोगों का अपना अमल है वो कह लें कि वो जीरो के बराबर है। लोग जो है ना तो वो एहतियात कर रहे हैं, उनके पास ये है कि अगर कोई दुकान खोलता है तो वो तब तक वो बंद नहीं करता जब तक पुलिस वाले खुद पहुंच नहीं जाते। और आप मार्केटें देख लें फैसलाबाद की, ओवरऑल मार्केटें जो है वो लॉकडाउन जब शुरू था, लॉकडाउन की सूरत हाल जो थी वो पीक पे थी, तो तब भी मार्केटें खुलती थी, शटर्स के सामने लोगों को बिठाया जाता था, कस्टमर्स को फिर भी डील किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारी आवाम जो है उनका जो है बिहेव वो अभी भी नेगेटिव है। वो ज़रा भी जो है वो पाकिस्तान को मुस्बत जो है वो पहलू की तरफ नहीं लेके आ रहे। और इसके साथ साथ जो हमारा इलाका है इसमें भी यही सूरत हाल है कि दुकानों वाले हो गए, मार्केटों वाले हो गए, वो लोग जो है वो रूटीन के साथ उसी तरह दुकानें खोल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पे हमारे कार्रवाई की और बहुत से दुकानों वालों को जो है उस पर फाइन भी किया, लेकिन उसका हल क्या निकला? कुछ भी हल नहीं निकला। कि वहां पे वो गए हैं, वहां पे उन्होंने कुछ फाइन पे किया है, उसके बाद फिर वही रूटीन में आ गए हैं। लेकिन उन्हें इस चीज का मालूम नहीं है कि जिस वजह से हुकूमत जो है वो इनको रोक रही है, उसके पीछे जो मेन वजह है वो उसको सामने नहीं लेके आ रहा है। अब अगर हुकूमत इतने इकदाम कर रही है तो वो हमारी आवाम की भलाई के लिए कर रही है। अब हुकूमत भी इस मौके पर नहीं पहुंच सकती, और हुकूमत भी जो है वो उसकी सूरत हाल ये है कि वो ना तो लॉकडाउन में सख्ती कर सकती है। अगर वो लॉकडाउन में सख्ती मजीद करती है तो जो गरीब तबका है, जो 40 या 50% लोग जो हैं, जो हमारे मिडिल क्लास हैं या हमारे गरीब तबके में आते हैं, वो मर रहे हैं। और अगर इसको ख़त्म करती है तो लोगों में बेएहतियाती इतनी ज़्यादा है कि इसमें मरीजों की तादाद में इतना इजाफा हो रहा है। फैसलाबाद की मार्केट में चले जाएं, अभी परसों की बात है, बहुत सी मीडिया में ने भी रिपोर्ट्स की, और तकरीबन फैसलाबाद के ओवरऑल जितने रोड्स थे वो बंद थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, और रश की वजह से जो ट्रैफिक थी वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। और जो था क्लॉक टावर, इसके जो सारे बाजार थे वो ऑलमोस्ट बंद हुए पड़े थे, और इतना ज़्यादा रश था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग जब तक इस पे एहतियात नहीं करेंगे, लोग अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत लाख इकदाम कर ले, कुछ भी कर ले, लॉकडाउन में सख्ती कर ले, कर्फ्यू लगा दे, उस पर कुछ भी अमल नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से तो ये है कि जो 3 महीने पहले ये सारी लॉकडाउन की सूरत हाल बनाई गई थी, और इस पर जो उन्होंने अमल दरामद किया है, हमारी इंतजामिया होगी फैसलाबाद की या ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी इंतजामिया ने जो उस पर काम किया था, ये कुछ ही दिन में लॉकडाउन में नरमी की वजह से लोगों ने जब दोबारा मार्केटें खोली हैं, और लोगों ने जिस तरह इसको बुरे अंदाज से जो है वो अपना एक रद्द अमल दिखाया है, तो हम वो 3 माह पहले वाली सूरत हाल में सबसे शुरू पे आ गए हैं, हम जीरो पे आ गए हैं, हमारी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो हो गई है। क्योंकि बेसिकली हमारी लॉकडाउन की सूरत हाल से फ़ायदा ये था कि हमारे मरीजों की तादाद में कमी होनी थी, कोरोना की जो बढ़ती तादाद थी उसमें कमी होनी थी, लोगों ने एहतियात बरतनी थी, और हमने भी उसी तरह एक कौम होने का सबूत देना था, जैसा कि चाइना ने एक अच्छा सबूत दिया। उसकी कौम, उसकी अवाम, उनकी हुकूमत, उनकी अस्करी क़यादत एक पेज पे नजर आई। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में आप एक मास्क ले लें, और एक मास्क जो है वो इतना घटिया किस्म के दिए जाते हैं, मास्क इतने घटिया किस्म के सेल किए जाते हैं कि जिनका जो है हमें फ़ायदा नहीं होता, हमें नुकसान होता है। हमारे लोगों में उस कदर शऊर ही नहीं है, उस कदर शऊर हासिल करने की कोशिश ही नहीं की गई। हर वो माल, हर वो बाहर से एक्सपोर्ट होने वाला कपड़ा जो कि एक वेस्ट होता है, जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो पाकिस्तानी अवाम ने उसको भी काट के मास्क की शक्ल दे दी, और ये नहीं जानते कि उस मास्क का हमारे साथ मतलब कितना उसका नुकसान है। क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो भी कहते हैं कि अगर कोरोना का खुदा ना खास्ता एक जम आपकी बॉडी पे लगता है तो वो आपकी बॉडी पे 10 मिनट के लिए सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर वो एक कपड़े पे लगता है तो वो 8 से 10 घंटे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में जो है वो अगर देखा जाए
तो मास्क की अगर जरूरत थी तो वो हमारे जो ताजर थे या हमारे जितने भी लोग जो कि जिनकी अप्रोच थी वहां तक, उन्होंने एक तो N95 और सर्जिकल मास्क को यहाँ से नापैद कर दिया। नापैद होने के बाद वो तो मिलते ही नहीं अब है। हम मिलते ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान में नापैद हो चुके हैं। अगर मिलते भी हैं तो वो इतने हाई रेट पे मिलते हैं। दूसरा ये सर्जिकल मास्क जो था वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें 3 लेयर होती हैं, अगर वो 3 लेयर नहीं हो तो वो हमें जम से नहीं बचाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि उसको एक जो है वो लेयर में जो बना दी उसकी, ताकि वो लोग सर्जिकल मास्क पहनते तो हैं, उस पर पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन उसका हमें अफसोस है कि फ़ायदा कुछ नहीं होता। अभी मैं कल परसों की एक मिसाल देता हूँ कि एक मेरी खुद अपनी ज़ात से बहस हो गई मेरी एक बैंक मैनेजर से। मैं इंटर हो रहा हूँ बैंक में, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं जी आपने मास्क नहीं पहना। मैंने कहा जी मैं मास्क नहीं पहनूंगा, आप मुझे बताएं कि मास्क का क्या कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं जी आप मास्क नहीं पहने अगर अदरवाइज आपको बैंक में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। मैंने कहा मुझे मैनेजर साहब के पास ले जाए। वो मुझे मैनेजर साहब के पास ले गए। अब वो बैठे हुए हैं, वो मुझे कह रहे हैं जी आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे। मैंने कहा सर आप मुझे मास्क का कॉन्सेप्ट बता दें कि हम मास्क क्यों पहन रहे हैं, मुझे इसका आपने सिर्फ बताना है कि हम मास्क क्यों पहन रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से पहन रहे हैं। मैंने कहा इससे कोरोना क्या, हमें ये मास्क कोरोना से बचाता है? वो कहते हैं जाहिर सी बात है बचाता है। मैंने कहा मुझे बताएं। मैंने कहा मास्क सिर्फ 2 जो हैं वो काबिल इस्तेमाल हैं जो कि कोरोना से हमें बचाते हैं, एक N95 है और एक जो है सर्जिकल मास्क है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में मौजूद है? तो कहते मौजूद सॉरी, नहीं है, लेकिन जो मौजूद हैं वो तो पहने। मैंने कहा यार वो हम कैसे पहन ले? एक चीज है, एक जो सामने चीज नजर आ रही है कि एक चीज मेरे लिए जो है वो नुकसानदेह है, मैं सिर्फ आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पूरा करने के लिए मैं वो मास्क पहन लूं जो मुझे नुकसान दे रहा है। वैसे तो मैं मुंह अपने को हाथ नहीं लगा रहा, हो सकता है कि मैं 8 घंटे अपने मुंह को हाथ नहीं लगाऊं, लेकिन अगर मैंने कपड़े का मास्क पहना है तो मैं मेरे ख्याल से मैं 1 घंटे में को 20 से 25 दफा उस मास्क को सीधा करने के लिए, कभी ऊपर कभी नीचे करने के लिए मैं अपना हाथ जो है वो उस मास्क को लगाऊंगा। और उस पे मैंने फिर मैनेजर साहब से मेरी ये बहस हुई। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप इतने ही लोगों के खैरख्वाह हैं या आप इतनी ही इंस्ट्रक्शन को पूरा करने वाले हैं तो खुदारा आप यहाँ पे N95 और सर्जिकल मास्क अवेल करें ताकि लोगों की भलाई हो और आपकी इंस्ट्रक्शंस भी पूरी हो जाएं। तो इस पे मेरी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। लेकिन इसके अलावा आप देखें बैंक हो गए, मुख्तलिफ इदारे हो गए, वो हुकूमत के साथ बिल्कुल भी एक पेज पे मौजूद नहीं है। अब आप बैंक में चले जाएं, वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर मीटर होते हैं या वो उनके पास वो टेम्परेचर गन पकड़ी हुई होती हैं, वो जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो इतने, वो एक गार्ड को उन्होंने ऑपरेट करने के लिए दिया होता है। मुझे ये बता ये कानून का क्या हो गया आपके बात को? सर मैं वो थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दे दूं जब तक ये कनेक्ट होते हैं। इन्होंने कहा कि जो कपड़े का मास्क है वो कारआमद नहीं है। वायरस का जो साइज है कोरोना वायरस बहुत नहीं, बहुत कट रही है। वाईफाई भी कनेक्ट किया अपना मोबाइल डाटा 0.5 mm साइज है एक कोरोना वायरस का, और जो 0.5 mm साइज है वो कोई भी मास्क आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर ये वायरस नहीं जाएगा। लेकिन बशर्ते का एक एहतियाती तदाबीर के साथ आप उसको यूज करें, हाथ नहीं लगाएं, किसी और तरीके से उसको छुएं मत ताकि वो आपके हाथों में ना लग जाए और कहीं और ना जाए। लेकिन एक मास्क जो कपड़े का भी बना हुआ है वो भी वायरस को 0.5 mm साइज है जो कि कोरोना वायरस का, तो उसको रोक सकता है। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आप बताएं अब हॉस्पिटल की सूरत हाल के बारे में कि हॉस्पिटल में पेशेंट की क्या सूरत हाल है। सर हॉस्पिटल, जी बताएं। हॉस्पिटल में भी यही कुछ हो रहा है। अब आपको पता है रेड जोन है हॉस्पिटल, वहाँ पे मास्क के बगैर आते हैं लोग, वहाँ पे ना सैनिटाइजर का इतना इस्तेमाल होता है। हमारी आवाम, अगर हुकूमत अवेयरनेस दे रही है तो आवाम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर रही है, आवाम उसको फॉलो नहीं करती बिल्कुल भी। हॉस्पिटल में बच्चे लेके आए जा रहे हैं बगैर मास्क के, छोटे छोटे बच्चे लेके फिरे जा रहे हैं, खुद लोग बगैर मास्क के फिरते हैं, आ जाते हैं, ना सैनिटाइजर ना ग्लव्स ना कुछ। पता है रेड जोन है पर आवाम हमारी इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है। और इसके अलावा जो सर्जिकल मास्क की बात हो रही थी, N95 मास्क की जो बात हो रही थी, वो तो हमारे पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर जो सिंपल सर्जिकल मास्क होता है वो यूज़ करते हैं। वैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, सबके पास जी हेलो N95 मास्क मौजूद है इस टाइम, लेकिन हॉस्पिटल 90 मास्क प्रोटेक्टिव
से हैं वो भी मिलते हैं वहाँ पे। हेलो जी आ रही है आवाज आ रही है आपकी? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपकी, आप बोलें। जी जी मुझे आ रही है आवाज। हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है, बोलें। आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ जी, आपने क्या पूछा है अभी? बोले, मैंने कहा अपना अपना स्टेटमेंट मुकम्मल कर लेना अपनी। सॉरी सर, मैंने कहा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। अच्छा, मैं यही कह रही थी कि हमारी जो पब्लिक है उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, पता भी है कोरोना इतना फैला हुआ है। जरा घर में बैठ जाए, लॉकडाउन की वजह थोड़ा सा बाजार में भी जाते हैं, बाजार में जो शॉपिंग हो रही है वो भी शटर नीचे करके दुकान में उस टाइम पे होते हैं, जिसकी वजह से इतने ज्यादा वो रह जाता है। और इसके अलावा भैया हॉस्पिटल में रेड दायरे लगाए हुए हैं, उस बिल्कुल भी आवाम अपनी मर्जी से जहाँ दिल करता है खड़े होते हैं, जहाँ दिल करता है पब्लिकों को टच करते हैं, पता भी है रेड जोन का एरिया है पूरा वो वाला। इसके अलावा मैं सॉरी कामरान साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी 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 मैं कह रहा था, सॉरी मेरा इंटरनेट जो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी तो इस पे मैं बात कर रहा था यही कि अभी उसके अलावा आप देख लें, अभी ट्रैफिक की सूरत हाल देख लें। तो अभी जी ये कल ही गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि जो है वो लोकल ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन उस पर भी हुकूमत ने कुछ एसओपीज वगैरह बनाए हैं, ठीक है। लेकिन उस पर मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों को लोगों ने इग्नोर किया इसी तरह इसको भी इग्नोर किया जाएगा। हुकूमत ने ये कहा कि एक अगर गाड़ी है उसमें 44 सीट्स हैं तो उसमें जो 22 पैसेंजर होंगे ना वो वहां पे बैठ सकेंगे, क्योंकि अगर एक सीट 2 वाली है तो उस पर एक बंदा बैठ सकेगा। लेकिन अगर जी उसके जी अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो है वो नजर नहीं आ रहा कि इस पे कभी अमल दरामद होगा, क्योंकि आप देख लें बाकी सूरत हाल को देख लें, बाकी जितने भी काम थे उस पे भी जो थे लोगों का रद्द अमल जो था वो जो था एक नेगेटिव ही था। तो इसके अलावा अगर आप अस्पतालों की देख लें तो अस्पतालों में भी अगर हो रहे हैं तो इन्हीं लोगों की जो है वो गलत सूरत हाल और उन लोगों के गलत कामों की वजह से, या कह लें कि इनकी नाएहतियाती की वजह से अस्पतालों की भी ये सूरत हाल है कि अगर कोई गवर्नमेंट का अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पे पेशेंट्स की डेली बेस पे बहुत ज़्यादा तादाद होती थी, तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है कि वहाँ पे कुछ पेशेंट्स को जो है वो डॉक्टर पकड़ते ही नहीं है। वो पेशेंट जो है वो उनको मजबूरन जो है ना उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके जाना पड़ता है, और इसमें एक बड़ी तादाद जो है वो उन मरीजों की है जो जिनके मतलब डिलीवरी केसेस वगैरह होते हैं, और वो क्योंकि उनका एक टाइम लिमिट होता है, एक ड्यूरेशन होती है, उससे पहले उनको रजिस्टर्ड किया जाता है हॉस्पिटल में, फिर वो प्रोसेस जैसे जैसे कंप्लीट होता है तो वो वहाँ पे उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये जो पिछले 3 मंथ गुजरे हैं इसमें वो जितने भी पेशेंट थे वो सारे टोटली जो है वो रिकमेंड किए गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से उन लोगों के जो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने बिल्कुल इसको जो है वो अपना एक समझ लें कि एक कारोबार समझा, और बहुत बुरे हालात थे लोगों के, क्योंकि वो अपनी मन मर्जियां करते थे, जिस केस को उनका दिल करता था वो पकड़ते थे। और बिकॉज मैं कुछ जो है वो तंजीमों में भी काम करता रहा हूँ, तो अभी मुझे कल परसों ही एक मुझे उन्होंने आई थी मुझे कॉल, उन्होंने कहा कि हमारे फलां हॉस्पिटल था वहाँ पे हमारे पेशेंट थे तो उनको वो इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम सारे एक्सपेंसेस भी उनके पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं डॉक्टर को, तो उसके बाद भी जो है वो जो उनका ट्रीटमेंट है वो जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि जहाँ पे हमारा पहले ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पे जो था वो कोरोना की वजह से कुछ हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया, कुछ डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया गया, कुछ डॉक्टर्स को वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, उनकी ड्यूटीज कहीं और पे लगा दी गई। तो इस वजह से लोगों में ये बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसके पीछे हमारा खुद जो है हम हैं, क्योंकि हमने बेहतियाती बरती, क्योंकि हॉस्पिटल तो कुछ जो है वो अगर एक ज़िला देखा जाए या एक तहसील देखा जाए उसमें 1-2 अस्पताल ही थे जो कि रिकमेंड इसके लिए किए गए थे। लेकिन बाकी अस्पतालों में भी हमने वही सूरत हाल पैदा कर दी कि यहाँ पे भी समझ लें कि वो इमरजेंसी पक्की पक्की नाफज हो गई है। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए अभी गवर्नमेंट कुछ इस बारे में सोच रही है कि ये जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं, क्योंकि ये छुट्टियां भी कुछ ज़्यादा भी कल का ही नोटिफिकेशन है कि जिसमें 24 से 30
31 तक 31 मई तक जो है वो छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। वो इस वजह से बढ़ाई गई हैं कि चलें ईद है तो इस बहाने जो है वो मार्केटें तो ओवरऑल बंद ही होगी, लेकिन मे भी हो सकता है कि इस हफ्ते लोग एहतियात की वजह से कुछ इसमें बेहतरी आ सके मज़ीद। तो उस बारे में भी हुकूमत सोच रही है कि कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो जाए, लेकिन देखना अब आने वाले दिनों में यही है कि क्या सूरत हाल पैदा होती है और लोग किस कदर जो है इसमें एहतियात करते हैं, किस कदर घरों में रहते हैं। क्योंकि ईद है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो घरों से निकलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो मैच्योर लोग होंगे वो घरों में रहेंगे और हुकूमत की इस पॉलिसी को समझेंगे। लेकिन जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम जो है वो उसी चीज़ पे आके खड़े हो गए। हम 3 माह पहले वाली सिचुएशन, जिस दिन कोरोना पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, आज वही सिचुएशन पे हम आके खड़े हो गए हैं। और खुदा ना खास्ता और इसी तरह सूरत आ रही तो हम इटली से पीछे नहीं हैं, हम भी वहीं पे जाके खड़े हो जाएंगे जहाँ पे वो इटली था। क्योंकि उन्होंने भी इसको जो है वो बहुत जो है वो नॉन सीरियसली लिया था, लेकिन उसके बाद आपकी सूरत हाल हम सब के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो। हमें इस सब सारी चीज़ को समझना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे अमल दरामद करना चाहिए ताकि हम भी सुकून में रहें और हुकूमत। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारे तनाज़ुर में प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या किरदार है? सर आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? मुनव्वर साहब आप हैंड फ्री लगा लीजिए अगर आपके पास मौजूद है तो, क्योंकि आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही। नहीं, मेरा तो ओपन माइक है ना, आवाज़ सही जा रही है। आवाज़ आ रही है आपकी लेकिन क्लियर नहीं आती ना आपका। मुझे तो भी आवाज़ क्लियर कट के आवाज़ आ रही है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या किरदार है? सर आप किससे पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब चलो आप बता रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे अगर देखा जाए तो इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर कोरोना टेस्ट करने के लिए जो चीजें दरकार होती हैं वो कोई मखसूस किसी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल मखसूस वक्त में मखसूस ही लोगों का कोरोना टेस्ट करा सकता है। इसके अलावा जितने भी कोरोना टेस्ट के लिए लोग मतलब अब रुजू करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द, अगर उनको लग रहा है कि उनमें ऐसे सिम्टम्स मौजूद है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पता लगे ताकि जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट हो। लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास महदूद जो ज़राए हैं, वसाइल हैं, उनके अंदर ही उन्होंने सारा काम करना है, जिससे क्या होता है कि वो लोग रुजू करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप देखें तो वो कम से कम एक टेस्ट को, जो कि हुकूमत की तरफ से तकरीबन फ्री होता है, और वो इसका 10,000 रुपया लेते हैं। और अगर आप उस 10,000 रुपए को, जो कि एक शख्स, एक हुकूमत 12,000 रुपया टोटल महीने का खर्चा दे रही है, उसमें से 10,000 रुपया टेस्ट का दे दें तो 2,000 में वो घर कैसे चलाएंगे? इसका मतलब ये है कि प्राइवेट जो मालिकान जो हॉस्पिटल्स के हैं वो लोग अगर उस तरह के कोई वसाइल लेके अपने पास रख रहे हैं, लेकिन उससे मनमानी अपना उसका फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर मतलब जो उनके अंदर अगर उनके पास वसाइल मौजूद है कोरोना के टेस्ट कराने की, तो उनके ऊपर एक मतलब मखसूस रेट लगाया जाए कि इस महदूद इस रेट के अंदर वो जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट करा सकते हैं। और अगर वो टेस्ट इतना मतलब उसका प्राइस रखी जाए कि कोई शख्स, अगर कोई गरीब शख्स को भी अगर कोई मौका नहीं मिल रहा, उसके सिम्टम्स अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो वो भी जाके प्राइवेट पे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराए। कम अज कम अगर मेरी अपना पॉइंट ऑफ लेना है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये टेस्ट 3 से 4,000 रुपए में हो जाना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी भी बीमारी को लेके उसके ऊपर मतलब मुनाफाखोरी भी आ जाती है, उसके अंदर हर चीज मतलब परस्ती भी आ जाती है, लालच भी आ जाता है। इस तरह की मैं एग्जांपल, स्विट्जरलैंड के अंदर बच्चे जो पैदा होते थे वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, मतलब इस माहौल के अंदर। उस टाइम एक नेस्ले की कंपनी जो इस टाइम पाकिस्तान में भी मौजूद है और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जो दूध था वो बिक नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने दूध के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जो उन बच्चों को पिलाए गए तो वो बच्चे एग्जिस्ट करने लग गए। लेकिन उन्होंने उसी को अपनी इंडस्ट्री बना लिया। लोगों की मौत को इंडस्ट्री मत बनाए। जब आप लोगों के पास, आप लोगों के मुल्क के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि खुदा ना खास्ता अगर ये खराब होती है तो इसमें वो लोग भी खुदा ना खास्ता इफेक्ट होते हैं जो इस मुनाफाखोरी के अंदर मौजूद हैं, जो इस लालच परस्ती के अंदर मौजूद हैं, जो मतलब अपने रोजगार को चलाने के लिए उन लोगों ने जो करना चाह रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, अपना मुनाफा निकाल रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनको भी ये वाली बीमारी लाहक हो गई तो वो किस तरह एग्जिस्ट कर पाएंगे? इसलिए चाहिए कि इनको
जो प्राइवेट हॉस्पिटल मालिकान हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास ये फैसिलिटीज मौजूद है कोरोना वायरस के टेस्ट की, तो उनको चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर बात करें और इसको एक महदूद प्राइस के तहत लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग अपना टेस्ट करा सकें और ये पाकिस्तान इस कोरोना की दहशत से बाहर निकल सके। शुक्रिया जी कामरान साहब, आपके इलाके में प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं? जी शाहजेब साहब, जैसे कि आपने भी बात की है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह भी जो है वो कोरोना के टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान में तो जितने पाकिस्तान के वसाइल हैं उसके हिसाब से जो है वो अगर हुकूमती पॉलिसी देखी जाए तो वो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी कोरोना के टेस्टों के लिए जो भी किटें वगैरह मौजूद है, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट मौजूद हैं वो सारे बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें खुद से पहले से अवेलेबल हों तो हमें इतने मसाइल दरपेश नहीं होते। लेकिन अभी आपने ये मेरा ख्याल को 10-15 दिन पहले ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने ये क्लियर किया था कि हमने जो किटें चाइना से या किसी और मुल्कों से बाहर से मंगवाई हैं उनकी जो उनका जो रिजल्ट है वो तकरीबन जो है वो 50 से भी नीचे है, यानी कि 30% उसकी एक्यूरेसी के चांसेस हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें अब हो ये रहा है कि जो हमारे लोग हैं, अगर 100 लोग हैं, इनमें किसी में सिम्टम्स भी आ भी रहे हैं तो वो उसमें वो उस चीज़ को, उसके पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि वो उसको जज कर सके। ठीक है, और अगर हुकूमत ने एक चीज़, और हमारे डॉक्टर्स ने जो हमारे ऑनल्स वगैरह बनाए हैं, सब में उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की है कि अगर सपोज करें कि अगर आप में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, आप हेल्पलाइन पे कॉल करके आप उनसे पूछें कि क्या क्या सूरत हाल है और किस तरह हम इनसे लड़ सकते हैं। क्योंकि हुकूमत ने ये नहीं कहा कि अगर आप में एक भी सिम्टम्स आ रहा है तो आप जाके हॉस्पिटल में बैठ जाएं, आप कहें जी आप चलें, वो समझ में आती है कि सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं तो आप उसका जाके कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अभी आपने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे होंगे कि लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन हुकूमत इस चीज़ पे ज़्यादा है कि बजाय कि आप हॉस्पिटल में जाके खुद को क्वारंटीन करें, आप अपने घर में करें, आप घर में रहें और घर में जाके वो तमाम, क्योंकि एक चीज़ होती है जैसे कि बाकी चीज़ें आप लगा लें, कोई ऑपरेट लगवा लें, कुछ भी लगा लें, बाकी जो डिसीजेज वगैरह होती हैं उनका जो इलाज होता है वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। ठीक है, और ये जो कोरोना है, क्योंकि अभी तक तो इसकी वैक्सीन तो मौजूद ही नहीं है, तो हुकूमत ने या हॉस्पिटल में भी वही इलाज होगा जो हम एक घर में कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो है वो हम घर में इसका इलाज जो है वो मुझसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि चाइना की मिसाल मौजूद है, हमारे पास इटली की मिसाल मौजूद है। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना के लोगों ने इस पर बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इससे कैसे लड़ा है, हमने क्या क्या हमने जो है वो SOPs अपनाए हैं, क्या क्या किस तरह हमने जो है वो हुकूमती अहकामात पे अमल किया, किस तरह हमने स्टीम का इस्तेमाल करके जो है वो डेली बेस पे जो है वो 2 दफ़ा जो है वो दिन में स्टीम लेते थे, जिससे ये पता चलता था कि अगर सपोज डैट कि आपकी बॉडी में वो जर्म्स चले भी गए हैं, लेकिन उससे ये होगा कि हीट की वजह से वो जर्म जो है वो मर जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए कि हमारे अस्पतालों में या हमारे जितने वसाइल हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास वो वसाइल बहुत कम है, जितनी हमारे यहाँ पे पेशेंट्स की तादाद है या हमारे समझ लें कि हमारी लिटरेसी रेशो है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर देखें फैसलाबाद में देखें, अगर 100 मरीज आप देख लें या 100 लोग देख लें, उसमें अगर 60 मरीजों को कोरोना है तो उसमें से कोई एक इक्का दुक्का लोग ही होंगे जो जाके अस्पताल में कोशिश ये करेंगे कि हम इसका जो है वो यहाँ पे टेस्ट करवा लें। उसमें से जो 48 बंदे होंगे वो इसको जो है वो फील ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी मुझे हल्का सा नजला है या कुछ भी है, और वो ये भी नहीं करेंगे कि यार हम जो छोटे मोटे SOPs है, जो एहतियाती तदाबीर हम घर में अपना सकते हैं, हम वो भी अपनाएं, वो उसको भी नहीं अपनाते, वो इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हालात इस तरह के हो जाते हैं कि उनकी पोजीशन एंड पे पहुंच जाती है तो तब जाके वो अस्पताल में पहुंचते हैं, तो तब जाके पता चलता है कि उस बंदे ने तो 200, 200, 300, 400 लोगों को मजीद जो है वो अफेक्ट कर दिया है, उनकी उसकी वजह से मजीद लोगों में वो वायरस चला गया है। लेकिन यहाँ पे आके हुकूमत की जो पॉलिसी है, क्योंकि हमारे हुकूमत के पास वसाइल जो हैं वो बहुत महदूद हैं, और जितने वसाइल हमारे पास हैं इससे ज़्यादा वसाइल जो दुनिया की सूरत हाल बन चुकी है, जो इक्विपमेंट की सूरत हाल बन चुकी है, तो उसमें जो इससे ज़्यादा वसाइल जो है वो हो भी नहीं सकते हैं। और जो बाकी जो पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि फवाद चौधरी ने बताया था कि कुछ हम किट्स वगैरह जो हैं वो बना रहे हैं, और उसकी एक्यूरेसी जो है, जो हम चाइना से किट ले रहे हैं
उससे बहुत बेहतर है, लेकिन उसको एक टाइम लगेगा। और इस तरह कुछ लोग ऐसे भी हमारे साइंटिस्ट सामने हैं जिन्होंने कहा है कि हम जो है वो इन इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम जो है वो मतलब अगर एक हमारे पास है पेशेंट को ट्रीट, जहाँ पे एक पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता था, उन्हीं इक्विपमेंट से हम 3 से 4 या 5 मरीजों को जो है मजीद ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान उस पोजीशन में ही नहीं था। हमारे पास हमारे जो था, हमें ये पता ही नहीं था कि कभी इस तरह के हालात पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं। और इसके अलावा पिछले 70 सालों से देख लें, 70-72 सालों से देख लें कि किसी हुकूमत ने इस तरह का हमारा बजट लगाया ही नहीं है कि हम जो है वो किसी भी इस तरह की आफत या वबा की वजह से, मतलब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में रेड अलर्ट लग जाता है तो हम उससे लड़ सकें। अब तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, उनके वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, उनके अस्पताल देख लें, तो वो लोग जो है वो बहुत मुश्किल से जो है इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का एक खास करम रहा है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं या हमारा यहाँ का इन्वायरमेंट है, कुछ मौसमी सूरत हाल है जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा कोरोना का जो असरात है वो हमारे पास कम है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, फॉरेन ममालिक में देखा जाए, तो उसमें इटली हो गया, यूएसए हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ मौसमी सूरत हाल भी सर्द है, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा लोगों को जो है ना वो डिफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल थोड़ी कम है, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। वो हमसे लोग 100 साल आगे हैं, तो हम जो है उससे 100 साल पीछे हैं। तो हम लोग अगर 100 साल वर्क करेंगे तो हम तब भी वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। वो लोग, वो एक एक बंदा जो है वो आपको नजर आएगा कि वो आपको किट में नजर आएगा कि उसने प्रॉपर कोरोना किट पहनी होगी, प्रॉपर मास्क उनके पास N95 होगा या सर्जिकल होगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास कपड़े के मास्क हैं, लेकिन हमारे पास एहतियाती तदाबीर नहीं है। लेकिन उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मरीजों की तादाद भी कम है। और बाकी जो हुकूमती आप देखा जाए तो हुकूमत ने अपना जो है वो 100% देने की कोशिश की है। अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो हमारी अपनी जो है वो उसमें कोताहियां हैं जिसको हमें मानना पड़ेगा। जी, मेरा ख्याल टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो कामरान साहब हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, शाहजेद साहब आपका भी शुक्रिया अदा थैंक यू। करते हैं, और हमारे साथ ही डॉक्टर मायरा, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त से वक्त निकाला। और इंशाल्लाह ताला बैच को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको मज़ीद में डिबेट करने की कोशिश करेंगे।